गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह का आगाज, एक नए दिन का आगाज बड़ी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ। आज तो और आपकी भी एनर्जी है, बड़ी बात है। मेरे पास खबर ऐसी है, तो मैं कहती हूँ गुड मॉर्निंग और उसके बाद मैं देख लेती हूँ अब क्या हो गया। गुड मॉर्निंग। आई एम ऑलवेज हैप्पी। यू आर श्योर? मॉर्निंग की बात की थी। अच्छा, बाकी दिन का पता नहीं होता। बाकी दिन डिपेंड करते हैं मौसम पे। डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। हाँ, डेवलपमेंट, लेकिन आजकल मौसम पे डिपेंड करता है। मैं जैसे ही ऑफिस से निकलता हूँ, इतनी ज्यादा गर्मी होती है, मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। सही बात है। वैसे आप मौसम ने आजकल, आप मौसम चलिए आगे चल के बताएंगे। अच्छी खबर पहले बताएं। पाकिस्तान ने खेल के मैदान में एक जबरदस्त कामयाबी समेटी है और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। हाँ, मैच तो इंग्लैंड और पाकिस्तान का था। जरूरी है क्रिकेट की बात करूं मैं? चौथा मैच था। कोई जरूरी है मैं क्रिकेट की बात करूं? किसकी बात करें आप? मैं वॉलीबॉल की बात। आप क्रिकेट की बात नहीं, मतलब आप क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं। मैं बाजबुल कत्ल तो नहीं हो गया? खुदा ना खास्ता। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के, बिकॉज जनरली हम अगर देखें तो ज़्यादा क्रिकेट की बात होती जा रही थी। लेकिन अब क्या होता है कि अगर 2 मैचेस हो रहे हैं एक दिन में डिफरेंट खेलों के, तो आप उस खेल की बात करेंगे जो अच्छा परफॉर्म करेगी, ना कि वहाँ पर फेवरेटिज्म हो जाएगा। तो क्रिकेट टीम ने तो परफॉर्म नहीं किया, बट मैं तनकीद नहीं करूंगा। क्यों? मोहसिन नकवी साहब कहते तनकीद ना किया करें, कहते वर्ल्ड कप तक तो बिल्कुल ना करें। क्यों फिर? मतलब कर दे, इसमें ऐसी क्या बात है? नहीं, मैं नहीं कर रहा। क्यों? वो वजह बस वैसे ही नहीं कर रहा। नहीं, वजह बताए ना। वैसे मैं छोटे छोटे बच्चे मेरे खाम माइंड कर जाएंगे, यू नेवर नो। मैं नहीं तनकीद कर रहा, ठीक है। वॉलीबॉल की बात करते जी, क्या हुआ है? वॉलीबॉल 3 मैचेस की सीरीज थी। सही। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। टीम बुलाई भी थी आपने, कुछ प्लेयर्स बुलाई भी थे। एग्जैक्टली, वॉलीबॉल टीम हमारे साथ मौजूद थी, कैप्टन भी हमारे साथ थे, वाइस कैप्टन भी हमारे साथ थे और प्लेयर्स भी कुछ हमारे साथ थे अपने शो में मौजूद। और शुएब ने बताया था कि ऐसी ऐसी हाइट थी माशाल्लाह उनकी, नजर आ रही थी। और माशाल्लाह अगर देखा जाए तो उन कितने पुरिज्म थे वो कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना है और वो बड़े डेडिकेटेड थे। तो बड़ा मज़ा आया था उनसे बातचीत भी करके, और जाहिर है इस मैच के बारे में उनसे पूछा भी गया था, एंड उस टाइम पर भी दे वर वेरी डेडिकेटेड। नो डाउट। और देखिए उनकी डेडिकेशन नजर आई है, इनकी परफॉर्मेंस नजर आई है। तो लेट्स सेलिब्रेट दिस। पाकिस्तान जीता है खेल के मैदान में, जबरदस्त पाकिस्तान हार को तो सेलिब्रेट कर नहीं सकते। खेल में हार जीत हो जाती है, अच्छा खेलना चाहिए। एक मेरी बात सुने, ना 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 ना, वर्ल्ड कप से कबल अगर आप फिर आगे ना क्रिकेट पे मैं बात करना चाहती हूँ। वॉलीबॉल को तो चले हम सेलिब्रेट करें, एक बड़ी चीज है, बट जरा बात करते हैं आप क्रिकेट की, क्योंकि ये बड़ी कंसर्निंग बात है। आपकी कौम का आप जो पैसा दे रहे हैं, उनकी तनख्वाहें इनको दी जा रही हैं, उसके बाद ये अगर परफॉर्म नहीं करते तो फिर तनकीद बनती है। कल की बात करेंगे, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को चौथे T20 में 7 विकेटों से शिकस्त दे दिया है, ठीक है। 4 मैचेस की सीरीज थी, 2-0 से इंग्लैंड ने जीत लिया। पाकिस्तानी टीम पहले खेलते हुए 157 रन बनाकर आउट, और इंग्लैंड ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड के आदिल रशीद की 2 विकेटें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया उनको, और सीरीज के 2 मैच बारिश की वजह से होने पर जाहिर है अगर देखा जाए तो बारिश की नजर हो गए थे, और जाहिर है 2 मैचेस जो हुए पाकिस्तान हार गए। फाइन, नहीं इज्जत कहाँ बची, सीरीज हार गए हैं, कोई इज्जत नहीं बची। लेकिन 4 के 4 नहीं हारे ना, 2 हारे। हाँ, फखर भी नहीं चले, शादाब भी नहीं चले, आजम खान नाकाम, इफ्तिखार अहमद साहब 21 रन उन्होंने बनाए, और कौमी टीम के जो 3 खिलाड़ी हैं वो हुए हैं अंडे पे आउट। अच्छा शुएब, ये वर्ल्ड कप से कबल बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज समझी जा रही थी प्रैक्टिस के लिए, और जाहिर है एक वार्म अप एक तरह से देखा जाए वर्ल्ड कप से पहले, अगर इस सीरीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा थी। अब जाहिर सी बात है, अगर ये सीरीज़ हार गए, 2 मैचेस ही हुए, दोनों मैचेस में आपने परफॉर्म नहीं किया, और आपके वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर सके जिन पे बहुत ज़्यादा आपको मान था कि ये बड़े ज़बरदस्त हो गया, सीरीज इज डन। आप मोहसिन नकवी साहब की बात को मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा सीरियस नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मोहसिन नकवी। मैं जनरली भी कह रहा हूं कि देखिए अभी अब वर्ल्ड कप स्टार्ट होना है, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को, ठीक है। और ये इसलिए भी ज़्यादा सपोर्ट हमें करना है कि और कोई ऑप्शन नहीं है। वो बात तो ठीक है शुएब, अभी ज़ाहिर है अभी शुरू हो जाएगी वर्ल्ड कप की बात हम करें तो हमारी सपोर्ट अपनी जगह पे, लेकिन अफसोस हमारा अपनी जगह पे, और वो सिर्फ अवाम का अफसोस नहीं है, वो तो कप्तान खुद अफसोस में है। कप्तान जो हैं वो ये कहते हैं कि सीरीज हारने का अफसोस है बहुत ज्यादा, और सीरीज जीतकर T20 वर्ल्ड कप पे बुलंद हौसलों के साथ जाने की जरूरत थी। ये बात मैं कन्वे कर रही हूँ सर। बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की और ज्यादा रन्स दिए हैं, और वो ये कहते हैं कि आजम खान समेत तमाम का जो इंतखाब था वो मेरिट पर किया गया था, और शिकस्त के बाद सवालात जाहिर है वो उठते हैं। तो वही सवालात है जो कि हम उठा रहे हैं कि एक
अगर आप जीत जाते तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता, स्पेशली आपने टीम में चेंजेस की थी और वो सारी चीज़ें सामने आई थी कि ये मेरिट पर सिलेक्शन हुई है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। अब वो चीज़ नहीं है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ऑब्वियसली हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब अल्लाह ना करे कि आगे चल के ये हालात हो, इसलिए तनकीद करना बहुत ज़रूरी है ताकि टीम पर एक प्रेशर बिल्ड हो और टीम अच्छा जाकर आगे परफॉर्म करे, क्योंकि क्रिकेट के साथ हम सबके सेंटिमेंट्स हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा जी, मोहसिन नकवी साहब ने इनको मना किया। नहीं, नॉट जस्ट अबाउट मोहसिन नकवी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए अब जो नया इवेंट स्टार्ट होने वाला है, लेट दैट इवेंट टू बिगिन। चूंकि एक बात बाबर ने और भी किया, उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड कप है बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है और उसमें हमें बेहतर नताइज की तवक्को भी है। हाँ। जो मैंने कहा ना कि सपोर्ट करें अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को, जब परफॉर्म नहीं करेंगे जरूर तनकीद करेंगे। चूंकि आपने सीरीज की बात की, डन हो गई ना सीरीज, इट्स डन नाउ। अब चूंकि वक्त नहीं है, अब मैं अगले वर्ल्ड कप की बात करें, इट्स अबाउट टू बिगिन, तो उसमें हमें सपोर्ट करना है अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को। और ऐसे में जब बात है मैचेस की, जो कि आप बराह रास्त देखेंगे टेन स्पोर्ट्स पर, बढ़ते आगे और बात करते हैं केपी की। और खबर है केपी से कुछ ऐसी कि कुछ होने लगा है महंगा। होने लगा है महंगा क्या? नस्वार, उस पर जो है वो 7.5% टैक्स लग सकता है। तो ये बातचीत हो रही है और कल एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धुआंधार तकरीर भी थी। उनकी थी जी, वो ज़रा फाइनेंस बिल में जो मुजवज़ा तरमीम है उसके हवाले से नून लीग के जो रुकने असम्बली हैं, उन्होंने उनकी बात कर लेते हैं, जिन्होंने सोबे शाहिद साहिबा ने पेश की है। तो आपको दिखाते हैं, क्या कहा आपको दिखाते हैं जी। चाहे वो नस्वार है, चाहे वो टबैको है, क्योंकि ये मजे के लिए और चस्के के लिए और फन के लिए लोग लेते हैं। इस पे टैक्स लगाएं। मैंने तो 100 दिया है, जितना भी आप ज्यादा कर सकते हैं इस पे लगा दे। अपने चंद मेंबरान को ना देके उनके कारोबार की वजह से आप लोग ये टैक्स जो है टबैको पे नहीं लगाते। जो हमने रेट्स बढ़ाए हैं 8 से 10 गुना हमने बढ़ाए। फॉर स्नफ 2.5 से ये 7.5 पे चला गया है। इसके अलावा हमने प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी भी लगाई है जो कि 50 रुपीज है। तो हमने ठीक ठाक इसको बढ़ाया है। और देखिए जी, अब लगता है या नहीं लगता, ज़रा उस पर आगे चलकर बात होगी। बिल पेश हो चुका है और ये भी कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि ऑलरेडी प्राइस बढ़ाई गई है और 5 अरब रुपए से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा अगर टैक्स लग जाता है तो। अब मसला ये है कि नस्वार से ना बहुत से सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं हमारी पश्तून बिरादरी के। तो जब उनसे ये राय ली गई कि अगर टैक्स लग जाता है तो उनकी राय क्या है, वो आपसे शेयर करते हैं। इस गवर्नमेंट ने तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं। एक नस्वार बचा होती जिसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिए, तो ये किस किस चीज़ के ऊपर टैक्स लगाएंगे। एक तो गरीब का एक ही नशा था नस्वार, उसके ऊपर भी इन लोगों ने टैक्स लगा दिए। तो ये नहीं होना चाहिए नस्वार के ऊपर टैक्स, इसको ख़त्म किया जाए। ये जो नस्वार पे टैक्स लगाया गया है ये बहुत ज़्यादती है। पहले महंगाई है और लोग गरीब लोग अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए जो नस्वार का नशा करते हैं तो उन पे भी टैक्स लगा दिया गया। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि आइंदा पानी पे भी टैक्स लग जाएगा। सिर्फ पानी रह गया इस मुल्क में जिस पे टैक्स नहीं है, तो लिहाजा ये नस्वार का टैक्स ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि नस्वार सिर्फ गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छी बात भी और अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि नस्वार एक ऐसी चीज़ है कि ये गंदगी फैलाते हैं। वो बड़े बड़े अफसरान जो है ना ये नशा करता है, तो नहीं लगनी चाहिए। बाकी पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब ज़ाहिर है जो आवाम की राय वो आपके सामने हमने रखी है, वो नस्वार हो सिगरेट हो, ज़ाहिर है उसके मुताबिक तो कहा जा रहा है कि महंगे होंगे, लेकिन सिर्फ यही नहीं जो महंगा हो रहा है। जो प्लॉट्स की खरीदारी है उससे मुताबिक भी कहा जा रहा है कि इजाफी रकम देना पड़ेगी। 5 मरले से जो बड़े घर हैं उस पर भी टैक्स लगेगा। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर भी सूबाई टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। और केपी असम्बली ने नए माली साल का जो बजट है वो मंजूर कर लिया है। शादी हॉल, सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स, मोबाइल फ़ोन टावर, इन सब पर टैक्स लगेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में सनदी प्लॉट पर 10,000 रुपये फिक्स टैक्स नाफिज होगा। जमशुदा इजला के जो तरक्याती अखराजात हैं उसके लिए 1 खरब 19 अरब रुपए से जायद मंजूर किए गए हैं। तो जो आवाम ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नस्वार महंगी, तो नस्वार सिर्फ महंगी नहीं, सारी चीज़ें जब महंगी हो रही हैं तो ज़ाहिर है उसमें सब चीज़ों में नस्वार भी एग्जिस्ट करती है, तो नस्वार भी उस तरह से। लेकिन हाँ, सोबे शाहिद साहब की बात पे लोग बड़े डिसहार्ट हुए, उन्होंने कहा कि लग्जरी है तो उस पर्सपेक्टिव से जाहिर है जब टैक्स लगा रहे हैं तो नॉर्मलाइज करके भी आप टैक्स लगा सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात जरा करते हैं। हाँ, लग्जरी तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ना, अब आप उस पर्सपेक्टिव से भी देखें। दैट्स अ क्वेश्चन एक्चुअली, हम नाज़रीन से पूछ भी लेते हैं कि आपकी राय में नस्वार एक लग्जरी है या नहीं है। ये आप हमें राय दीजिए व्हाट्सएप पर जी, क्या नस्वार लग्जरी है या नहीं है। राइट, बढ़ते हैं आगे। भारत से खबर है, भारत से खबर है जी। एक खतरनाक मगरमच्छ जिसकी वीडियो वायरल हुई है, राहगीरों को उसने खौफ में मुब्तला कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सामने आने वाली वीडियो में नहर किनारे एक बड़े मगरमच्छ को दरिया में उतरने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। बार बार कोशिश के बावजूद हिफाजती जंगले को अबूर नहीं कर पाता है वो। खतरनाक मगरमच्छ को देखकर शहरी, जाहिर है जब उनको देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो गए
और हुकाम ने इसे रेस्क्यू करके वापस नहर में छोड़ दिया है। लेकिन जस्ट इमेजिन, आप अगर किसी नहर के पास से गुजर रहे हो और गुजरते गुजरते आप देखें कि एक जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो वहाँ पर जंगला पार करने की कोशिश कर रहा हो और आप हेल्प करनी चाहिए ना, हाथ पकड़ के उसे पार करवा दें। हाय, लेकिन ये अच्छा किया ना कि हुकाम को बताया, क्योंकि इस तरह के लोगों इस तरह की जो स्पीशीज होती है उनको डील करने का अपना एक तरीका होता है ऑब्वियसली, और वो एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं ना, लोग तो नहीं कर सकते ना। दिस इज व्हाट आई मेंट। वो कर तो रहे, देखिए सबने इतने प्यार से उसको उठाया और पहुंचाया। वो एक्सपीरियंस लोग हैं, एक्सपर्ट्स है शोएब। हाँ, लेकिन अगर आप पास थे तो उसे हुकाम की बात हो रही है, मैनेजमेंट पहुंची है। एक्सक्यूज मी क्रोकोडाइल, यू नीड एनी हेल्प? अगली दफा ना ये सुन ले, अगली दफा जहाँ पर ऐसा वाकया आ जाए तो ही नोज हाउ टू हैंडल। सो आप सिर्फ इनको एक कॉल कर सकते हैं और ये शोएब जो है वहाँ पर पहुँच के आपको रेस्क्यू कर लेंगे। उस क्रोकोडाइल को उल्टे कदम वापस भाग जाना है। मुझे वैसे पर डर लगता है। डर लगता है जी? चलो ऐसा कोई नहीं, आपको वैसे पर डर लगता है। मैं हाँ डरपोक से डरपोक से आगे बढ़ते हैं जी। राइट, क्या यूएई से खबर है हमारे पास, बड़ी अच्छी खबर है जिसकी बड़ी जरूरत है शोएब। नो डाउट। रिसाइकलिंग ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिससे अब जो रेस्टोरेंट्स में खाना बच जाता है, अक्सर हम ये होता है आधा खाया आधा छोड़ दिया, जो कि अव्वल तो ये है कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है जो कि जनरली हम देख रहे होते हैं, तो इस खाने को नई टेक्नोलॉजी की मदद से अब अगर देखा जाए तो मुफीद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके तहत होटल्स और रेस्टोरेंट्स में बचने वाला खाना रिसाइकल करके खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सब्जियां और दीगर फसलें उगाई जा सकती हैं। ओके, ऑर्गेनिक वेस्ट। हाँ, तो उसको बेसिकली खाद की शक्ल दे दी जाती है, जिससे आगे मजीद जो है वो फसलें उगाई जा रही होती हैं। अब ऑब्वियसली माहिरीन के मुताबिक पॉलिसी से ना सिर्फ आलूदगी में कमी होगी बल्कि फसलों के लिए मुनासिब खाद भी मिल जाती है। सो ये बड़ा अच्छा स्टेप है जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी होना चाहिए। हम भी आए दिन रेस्टोरेंट्स में देख रहे होते हैं कि ऐसा खाना, और अल्लाह माफ़ करे ज़्यादा कचरों के ढेर में भी हमें मिल रहा होता है और ऐसे हम देख रहे होते हैं। सो अच्छा है कि उसको रिसाइकिल कर दिया जाए, खाद बना दी जाए और उस खाद से आगे फसलें उगाई। अच्छा, इसमें मुझे सभी ये भी लग रहा है कि जैसे वाटरमेलन का जो पील था, बहुत से और फ्रूट्स के छिलके थे, ज़रा वो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वो जब बचे कुछ खाने की हम बात करें, पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप उतना खाना मंगवाएं जितना आपने खाना, ताकि खाना ज़ाया ना हो, और जो खाना बच जाए वैसे तो किसी को मिल जाए वो खा ले, बहुत बेहतर बात यही है। लेकिन हाँ, वो जो वेस्ट की हम बात करें, जिस तरह छिलके हैं या ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आप इस्तेमाल नहीं करें, उससे फिर खाद बना लेना और वो इस्तेमाल करना बहुत अहम है। बढ़ते आगे, नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की बात करते हैं, जिन्होंने अब एक्टिंग शुरू कर दी है। बरतानवी म्यूज़िकल वेब सीरीज़ में अब वो नज़र आएंगी। अब ज़ाहिर लोग बड़े इंतज़ार में हैं कि वो एक्टिंग के उस रोल में कैसा परफॉर्म करती हैं। लेट्स सी। बरतानवी म्यूजिकल वेब सीरीज है जिसके लिए उन्होंने साइन अप किया है। अच्छा, उनका गेटअप में मुझे बड़ा पसंद आया। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, घोड़े के ऊपर बैठी हुई हैं और साथ में जिस तरह का कॉस्ट्यूम उनका है, फेरी टेल वाली लुक आई है। एग्जैक्टली। और मलाला को बेसिकली इससे पहले आपने ऐसे किसी रूप में देखा नहीं है ना। वो एजुकेशन पे वो काम कर रही होती हैं और किस तरह से आवाज़ बुलंद कर रही होती है, बट एट द सेम टाइम एक डिफरेंट रोल में नजर आई हैं, तो लोग बड़े उनकी तवज्जो का मरकज़ बन रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। चले आगे बढ़ते हैं नाजरीन एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत से मौज़ूआत अभी बाकी हैं। स्टे विद अस, सुबह से आगे के साथ रहिए। बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की। कल फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर मुतालबा सामने आया कि 9 मई के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई ये बहुत अहम है, ये होनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि किसी भी साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल नहीं होना चाहिए। इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी मजमूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से जारी है, ये कहा गया उसमें। और दूसरी जानब देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात दोहराई है कि 9 मई में मुलव्वस अफराद का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करने दिया जाता तो 30 दिन के अंदर फैसले हो जाते, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत भी हुई और एक बार फिर बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई ने अदालत से कहा कि मुझे क़ैद तन्हाई में रखा गया है, मेरे पास मुकदमे की तैयारी के लिए कोई मवाद नहीं, ना ही लाइब्रेरी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि आपको मवाद भी दिया जाएगा और वकला से मुलाकात भी होगी। उसके अलावा वफाकी हुकूमत जून के पहले अशरे में बजट पेश करने जा रही है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिस पर आज बात करना बहुत अहम है, चूँकि ज़ाहिर है कुछ सियासी हैं, कुछ अदालती हैं और कुछ इकनॉमिक सिचुएशन से जुड़े मामलात हैं। बिल्कुल, इस बारे से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज़क्कार है आमिर रियाज़ साहब। आमिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में के लिए। सबसे पहले तो ज़ाहिर है गुज़िश्ता रोज़ जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एक बार फिर से ये मुतालबा किया गया है कि जो 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस अफराद है उनको कानून के मुताबिक जो है वो कटहरे में लाया जाए। अब यही बात ज़ाहिर है हुकूमत भी कह रही है कि
देखा जाए तो इशारा तो एक तरह से अदालतों की जानिब भी है। क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं सारी चीज़ों को? गुज़ारे साल से ज़्यादा तो अब तकरीबन हो गया है, किसी को कटहरे में लाया नहीं गया, किसी के हवाले से कोई तफ्तीश सामने आई, कोई कार्रवाई सामने नहीं आ पा रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? आप दुरुस्त फरमा रही हैं। देखिए, फौज ने एक मरतबा से ज़्यादा, तकरीबन 4-5 मरतबा, अगर मैं सही गिनती कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा है कि जी हम 9 मई में जो लोग मुलव्विस हैं ना उन्हें माफ़ करेंगे ना उन्हें भुलाएंगे। और जाहिर है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी इनका एहतसाब होना चाहिए, इनको इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि साल भर से ज़्यादा हो गया है और ये काम क्यों नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये जो है कि अदलिया की तरफ अंगुश नुमाई मेरे ख्याल में एक दुरुस्त रवैया नहीं है। ये जो बाज़ हुकूमती एहलकार, जैसे भी आप राना सनोल्ला का तस्करा कर रही थी, देखें अदालत जो होती है वो फैसला करती है कि जब आप प्रोसिक्यूशन, तहकीकात, ये सब उनके सामने होती हैं, उनके पास शवाहिद होते हैं। अब अगर हुकूमत अपना काम नहीं कर पा रही तो तनकीद जो है वो हुकूमत पे बनती है, इख्तियारात जो है वो हुकूमत के पास है। अगर आपके पास इख्तियारात हैं और आपको इस्तेमाल करना नहीं आता, या उसमें कोई भी वजूहात होंगी, आप नहीं करना चाहते, कोई और उसमें कोई चीज हाइल होगी, तो तनकीद हुकूमत पे बनती है। यानी आमिर साहब, ये बड़ी सादा सी बात हो गई कि अगर 9 मई के मुल्जिमान कटहरे में नहीं आते, सजाएं नहीं होती, ये मामला आगे नहीं बढ़ता, जिम्मेदार हुकूमत है। बिल्कुल, देखिए ना, जाहिर है कि हुकूमत होती है ना, हुकूमत के पास इख्तियार है। अदालत का क्या काम होता है? अदालत का काम ये होता है कि उसके सामने जब मतलब है कि मुल्जिम को लाया जाता है, उसके खिलाफ गवाही होती है, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो है अपना केस बिल्ड। यानी आमिर साहब, ये तो सादी सी बात हो गई कि हुकूमत चाहती है कि बस वो एक ही नारा लगाए कि हम 28 मई वाले 9 मई वाले नहीं हैं, वो इसको जिंदा रखना चाहते हैं, इस मामले को दफन नहीं करना चाहते, खत्म नहीं करना चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते कि बस कार्रवाई हो, जो जिसने किया उसको सजा मिल जाए, मामला आगे बढ़े। लेकिन शायद वो खुद नहीं चाहते कि ये हो, ताकि वो बार बार कहते रहे कि 9 मई वाले 9 मई वाले। देखिए, समझ से बालतर है कि हुकूमत का रवैया ऐसा क्यों है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चाहते नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्यों उस पर अमल दरामद। देखें, एक ओपन एंड शट केसेस होने चाहिए ना, कि बहुत सारी जगह पे सीसीटीवी की फुटेज मौजूद है, गवाही है, पूरी तहकीकात हो चुकी हैं। तो जो लोग इस पीटीआई के जो लोग इस काम में मुलव्विस हैं, उनको यकीनन उनको एहतसाब के उसमें गुजरना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं है, फिर एज ए नॉर्मल पोलिटिकल पार्टी उनको काम करने की इजाजत देनी चाहिए। यानी कि आप ये तस्वीर नहीं कर सकते कि पीटीआई का हर शख्स जो है तो मुलव्विस है। लेकिन एक्चुअली पॉइंट भी ये आमिर साहब, जो लोग जाहिर है जेलों में भी हैं, अगर वो अभी तक उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ, क्योंकि आपने उनको कोर्ट्स में भी पेश नहीं किया हुआ, कोई कार्रवाई सामने आई, किसी किस्म की तहकीकात सामने नहीं आई हुई, तो 1 साल से जायद अरसा जिस पर जुर्म साबित नहीं हुआ हुआ, वो शख्स या वो खातून वो भी इस वक्त जेल के अंदर है। तो ज़ाहिर सवालिया निशान तो उठते हैं कि हुकूमत इस बारे में क्यों नहीं बात करी है, इस बारे में क्यों नहीं उन पे करी है। ठीक है, जो लोग मुलव्विस हैं उनको यकीनन सजा होनी चाहिए कानून के मुताबिक, पर जो नहीं है कम से कम उनको पेश तो किया जाए, कोर्ट में तो उनको प्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो नहीं है उनको तो आप रिहा कर सकें, वो अपनी ज़िंदगी आगे जो है ज़ाहिर है उसको गुजार सकें। अच्छा आमिर साहब, अब ऐसे में अगर देखा जाए तो बानी पीटीआई की अगर बात की जाए, इमरान खान साहब वो जिस तरह वीडियो लिंक के ज़रिए वो पेश हुए और वो कहते हैं जी मुझे कहते तन्हाई में रखा गया है, और बहुत सारी बातें उनकी तरफ से सामने हैं, बट चीज़ें जो सामने आ रही होती है कि उनको तकरीबन 7 जो कमरे होते हैं उनका एक कंपाउंड उनको प्रोवाइड किया गया है। एट द सेम टाइम कुछ किताबें दी गई हैं, जिम का साजो सामान किया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो आम कैदियों से हट के खाना है वो खाना भी ज़ाहिर उनको प्रोवाइड किया जा रहा होता है, सारी फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही होती हैं। सो उसके बावजूद उनकी तरफ से अगर ये बात आ रहा है कि कहते तन्हाई में रखा गया है और इस तरह की बातें सामने आती है, तो क्या आप माजी में ऐसा देखते हैं कि ये फैसिलिटीज माजी में जितने भी साबिक वज़ीर आज़म थे या आला ओहदेदार थे उनको अगर कोर्ट जेल में अगर रखा जाता था, क्या उनको ये सारी फैसिलिटीज दी जा रही थी? जेल कितनी उसमें आप सहूलतें फराहम करते हैं, वो बिलाखिर जेल होती है और उसके हवाले से शिकवे शिकायत होते हैं। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि जी इमरान खान के साथ खुसूसी सलूक हो रहा है, तो सलूक हमारी है जब भी बी क्लास का, ए क्लास का जो भी एक कैदी होता है उसको जेल मैनुअल के हिसाब से कुछ सहूलतें फराहम की जाती हैं। वो नवाज शरीफ साहब को भी मिली थी, वो उनकी साहबजादी को भी मिली थी, और जितने सियासी कैदी होते हैं, हमें याद है जब हम तालिब इल्म थे और हमारे कुछ दोस्त पकड़े जाते थे हंगामा करते हुए या सियासी एक्टिविटी पे, तो बी क्लास मिला करती थी। तो कहीं ना कहीं बर्दाश्ती होता था, उसको खाना की फैसिलिटी होती थी, बनवाने की होती थी, या घर से आता था, तो कोई अनहोनी चीज़ नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो उनकी शिकवे शिकायत है, जैसे मैंने अर्ज किया कि जेल में आप कितनी ही वो उनको सहूलतें दे दें, लेकिन जेल तो जेल होगी। और अच्छा, जो असल मसला होता है कि बाज़ औक़ात जेल में इस बात का एक कहते हैं इजाज़त दी जाती है कि आप अपने लोगों से ज़्यादा उससे मिल सकें, मतलब है
खुलेपन से मिल सकें। यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जरा सी पाबंदियां हैं कि उनके वकला को मिलने में जरा सी दुश्वारी होती है, जो और उनके पॉलिटिकल साथी हैं, सियासी या जो भी उनका वो है मुलाकातों में, तो ये चीजें जो है ये भी अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल होती है। बाज़ औक़ात ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो पूरा पूरा कमरा दे दिया जाता है, पूरा पूरा दिन लोग बैठ के गप्पें करते हैं, ये बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा है। और बाज़ औक़ात जब मतलब आप ज़ेरे अताब होते हैं तो काम को मुश्किल कर दिया जाता है। ये नहीं होता कि नहीं करने देते, लेकिन एक काम जो 1 घंटे में हो सकता है उसके लिए 6 घंटे इंतजार करवाया जा रहा है। आज जो मुलाकात हो सकती है वो 2 दिन के बाद हो रही है। तो ये चीजें जो होती हैं, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में या बड़े सगीर में ये बड़ी पुरानी टैक्टिक्स हैं, इसमें कोई इतनी उसकी बात नहीं है। लेकिन जाहिर है कि वो चूंकि जेल में है तो वो कहेंगे। नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उन्हें भी बहुत तकलीफ हुआ करती थी, तो सब लोगों को होती है। और ख्वाकम बदहन अगर हमें और आपको करे तो हम भी इसी तरह की शिकायतें कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे जी, हमें बचाए सर, आपको भी और मुझे और सबीन को भी खास तौर पे। सर ऐसे में मैं अगर पीटीआई से मुतालिक एक सवाल करूं आपसे कि क्या आपको पीटीआई के रवैये में कुछ तब्दीली नजर आई है, या क्या आपको लगता है कि नहीं जो बयानिया जो अंदाज था पीटीआई का वही है, और अगर वही है तो ज़रा फिर चीज़ें शायद आगे बढ़ नहीं पाएंगी जब हम बात मुज़ाकरात की करते हैं या बातचीत की करते हैं, डायलॉग की करते हैं? कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। वो उसी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं जिसका मेरे ख्याल में जिस हिकमत अमली का इनको काफी नुकसान हुआ और उसकी वजह से इनको सख्तियां झेलनी पड़ी। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हुकूमत का भी वही रवैया है, इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में भी कोई तब्दीली नहीं आई है। तो जितने भी हमारे मेजर पोलिटिकल प्लेयर्स हैं वो तमाम के तमाम अपनी जगहों पे जमे हुए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की सियासत जो है वो बंद गली में है। ज़ाहिर है कि पीटीआई के रवैये में उस वक्त लचक आएगी या उसको कोई ऐसा जब कोई कहते हैं कोई उम्मीद की किरण नजर आएगी, उसको कोई दरपर्दा यकीन दहानी कराए, उससे गुफ्तगू करे, तो फिर वो लचक लाएंगे। जब उन्हें बार बार इस बार ये कहा जा रहा है कि जी हम आपको ना माफ़ करेंगे ना भूलेंगे और जो हमारा अंदाज उसी पे चलेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर मुझे मुश्किल नजर आता है कि उनके रवैये में तब्दीली आए। क्योंकि जो लोग साहिब इख्तियार हैं उनके पास जो है पहलकारी करने का ताकत है, उनके पास जो है इसका इख्तियार है। तो अगर वो पहल नहीं करेंगे तो आप इस बात की उम्मीद रखिए, चलें पीटीआई फर्ज करें एकदम बिल्ली बन जाती है, वो कुछ नहीं भी कहती। लेकिन अगर उधर से वही रवैया है तो फिर क्या होगा? तो ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जी, तो मैं ये समझता हूँ कि सभी जिम्मेदार हैं और ज्यादा जिम्मेदार वो हैं जिनके पास इख्तियार है। जी ठीक है, इख्तियार जाहिर है जिनके पास होता है वो जिम्मेदार वाकई सबसे ज्यादा वही होते हैं। अच्छा आमिर साहब, अब जरा मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो जून के स्टार्ट में जाहिर है IMF की शराइत पर मबनी बजट वो भी पेश होने के लिए जा रहा है। अवाम को कोई रिलीफ मिलता आप देख रहे हैं? जाहिर है शराइत अपनी जगह पर हैं और उन शराइत को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश करना, सो क्या आपको लग रहा है आप कैसा बजट पेश होगा? ये जो लफ्ज है ना रिलीफ, इसको हमें खुरच के निकाल देना चाहिए अपनी गुफ्तगू से, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो फिस्कल स्पेस नहीं है। देखिए रिलीफ क्या होती है, हम ये समझते हैं कि हुकूमत के पास पैसे हैं और वो पैसा जो है वो लुटाएगी, वो कहेगी कि जी हमने आपको इतना दिया और हमने टैक्स में कमी कर दी और हमने बिजली की कीमतों में कमी कर दी, ठीक है, हम उसको अफरात ज़र को हमने कम कर दिया। बात है कि कोई भी चीज़ हुकूमत वक्त के इख्तियार में नहीं है। और क्योंकि ये IMF की शराइत पर अमल कर रहे हैं और IMF के पास 2-3 नुस्खे होते हैं, वो चाहे लातीनी अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया, कि जब भी कर्ज देते हैं 2-3 बातें कहते हैं। कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट बुलंद हो, तुम्हारा बुलंद तरीन सतह पर है। वो कहते हैं जी डिवैल्यूएशन होनी चाहिए, वो हम लोगों ने बहुत ज्यादा कर दी और अभी अगर नया प्रोग्राम होगा तो खाकम बदहन और हो सकती है। वो कहते हैं ज़रे अनात यानी कि सब्सिडीज का खात्मा होना चाहिए, तो वो हमने बहुत ज्यादा कर दी है, तकरीबन कर दिए, मजीद करेंगे। तो जो भी काम आप IMF की डिक्टेशन पे करेंगे उसके असरात जो हैं वो आम आदमी पे मनफी होंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस नहीं है तो ये मजबूर है। अलमिया ये है कि हुकूमत के पास कोई अपना होम ग्रोन प्लान नहीं है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा कि कोई इनका विजन हमें नजर आए। फिर आप ये देखें कि हम लोग हैं गरीब मुल्क हैं, हमारे यहाँ जो है मतलब है 26 मिलियन बच्चे जो है स्कूल से बाहर हैं, 40% बच्चे हमारे स्टंटेड ग्रोथ है उनकी, लेकिन हमारे जो हुक्मरानों के अल्ले तलल्ले हैं वो वैसे ही हैं। आप मुझे बताइए जो फर्स्ट वर्ल्ड में हुक्मरान होते हैं और पाकिस्तान के हुक्मरानों की हालत ज़ार में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। उनके पास वही सहूलतें हैं जो कि किसी फर्स्ट वर्ल्ड के बल्कि ज्यादा, और इसीलिए तकलीफ भी ज्यादा होती है कि हुकूमत को एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। बिल्कुल, और वो अपने लिए बिल भी पेश कर लेते हैं, अपनी सहूलत के लिए चीज़ें भी कर लेते हैं, नोटिफिकेशंस भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, आवाम के लिए नहीं होता। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हम से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक आते हैं, स्टे विद अस। थोड़ा म्यूजिक हो जाए सभी। बिल्कुल, म्यूजिक का तड़का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ऐसे में एक गाना वैसे आजकल सब सुन भी रहे हैं और इवन आप रील्स पे जाएं तो आपको नजर आ रहा होता है, बहुत ही डिफरेंट है। अच्छा किसी को अगर समझ नहीं भी आ रहा ना
तो भी एंजॉय कर रहे हैं। म्यूजिक को, आवाज को, उस गाने की वाइब को लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तकरीबन महीना हो गया, महीना पहले ये गाना रिलीज हुआ था, उसके बाद अभी तक ऐसे लगता है गाना बिल्कुल नया है। मिलियंस में व्यूज हैं। आई क्या वाइब है, क्या कलर्स है, क्या म्यूजिक है, क्या अंदाज है और क्या शूट है। इसमें बड़ा ट्रेडिशनल सा टच भी है और गाने वाले ने क्या दिल से गाया है। गाने वाले की बात करें जरा, नुमान अली राजपूत। एग्जैक्टली, और क्या जबरदस्त इनको शोहरत मिली है इससे। सिंधी गाना है, वही शोएब आप वाली बात कि जिसको समझ आए ना भी आए, वो भी शख्स जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से इस गाने को सुन रहा होता है। जब रातों रात इस गाने ने ना शोहरत की बुलंदियों पर शोएब, ऐसे ये बात हम कह देते हैं रातों रात शोहरत, लेकिन ज़ाहिर है उसके पीछे कितनी मेहनत है। लेकिन होता है ना कि आप मेहनत कर रहे होते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ चल जाती है, एक चीज हिट हो जाती है। दैट्स ट्रू। तो जरा नुमान की बात करते हैं। नुमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं। नुमान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ज़ाहिर है इतनी ज़बरदस्त शोहरत तो मिल रही है, वीडियो भी खूब वायरल, मिलियंस में व्यूज़, एंजॉय कर रहे हैं शोहरत को। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे ऑन योर शो। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंजॉय तो बिल्कुल मैं कर ही रहा हूँ। और जिस तरह जितना ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप दोनों ने की इंट्रो में कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द सॉन्ग और नॉट, लेकिन आप उसकी वाइब के साथ खुद को जो है ना मैच करें और एंजॉय करें। सो दैट्स व्हाट मैटर्स के वो बियॉन्ड लैंग्वेज जाके जब म्यूज़िक आपको हिट करे तो फिर वो बहुत खुशी होती है सुन के। ऐसा ही है। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएं इस गाने का बैकग्राउंड भी, बिकॉज आप सिंगर भी हैं, आप सॉन्ग राइटर भी, आप कंपोजर भी हैं, तो थोड़ा सा इस गाने की का बैकग्राउंड बताएं, कैसे कंसीव या आइडिया और फिर कैसे यहाँ तक पहुँचा सफ़र। देखिए, बेसिकली ये जो गाना है या जो इसका मेन कोरस है कि आई 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 हुडी सो खटे आई, अगर इसको मैं बहुत जनरली करके बताऊं तो ये गाना एक ऐसा गाना है जो आपको इस बात का मैसेज देता है कि आप ख्वाब देखें, आप बड़े ख्वाब देखें और आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी बनना है तो उसमें अगर आपको कहा यह जा रहा है कि तुम ये करो, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि आप कुछ और करो, तो उस जगह पे आप रुक जाएं और डट जाएं और रेजिलियंस का मुजाहरा करें। राइट, तो ये गाने की शुरुआत ऐसे हुई थी कि जब मेरी और हमारे प्रोड्यूसर की बात हुई थी जुल्फ़ी भाई की, तो उन्होंने बताया था कि यार एक सिंध की जो फोकलोर है उमर और मारवी की, उसमें जब एक उस दौर के उस बादशाह ने जब वो उस मारवी को वहाँ से अपनी कैद खाने में ले गया था और वो बज़िद था कि तुम जो है उससे शादी कर लो और उसमें तुम्हें ये बादशाहत भी मिल जाएगी और ये आसाइशें मिल जाएंगी, ये सारे नौकर चाकर मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ ठीक है, बट ये मुझे नहीं चाहिए बिकॉज इसमें मेरी विल नहीं है। तो कितनी रेजिस्टेंस उसने दिखाई होगी उस वक्त उसके सामने। तो क्या आज के दौर में हमें इस रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है? तो वो शख्स जो अपने उन हालात को फेस करते हुए उस रेजिस्टेंस से अपने ख्वाबों को पाले और अपनी मर्ज़ी से जिए, तो जब वो ऐसे डिसीजन के बाद लौटता है वापस, तो फिर उसको सब लोग तो देखिए, वो जो हम वाइब की बात कर रहे थे, वो जो हम कहते हैं कि हर गाना जो है उसके पीछे एक स्टोरी होती है, तो ये बड़ी प्यारी सी स्टोरी है जिसको ट्रांसलेट किया गया है बड़े अच्छे तरीके के साथ। आपको कैसे राब्ता किया गया? जुल्फी ने आपको राब्ता किया किस तरीके से? क्योंकि टैलेंट को ढूंढना एक बड़ी बात होती है। ऐसा था कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं ज़ीशान अली, उन्होंने मुझे बताया था कि यार मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर, हाँ मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर जुल्फ़ी भाई को दे रहा हूँ और उनको एक इस तरह के गाने में ना वो किसी आर्टिस्ट को देख रहे हैं, तो मैं तुम्हारा नंबर दे रहा हूँ, वंस ही गेट इन टच विद यू, तो तुम देखो कि वो क्या चाहते हैं। जुल्फ़ी भाई का मुझे मैसेज आया और उन्होंने मुझसे पूछा और हाल चाल, और देन ही टोल्ड मी कि ये इस तरह का एक आइडिया है और इसमें आप बताएं कि आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो भी आपके जहन में मेलोडी आती है या जो भी आपके जहन में उसमें आइडियाज़ आते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग राइटिंग, आप मेरे साथ शेयर करें एंड वील सी कि हम इसको फिर किस तरफ लेके जा सकते हैं। और फिर ये सिलसिला चला, मैंने 1-2 डेमोज उनको भेजे और फिर वो उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट होती रही एंड बस फिर वक्तन फ़वक्तन वो चीज़ हफ्तों से महीने में गई और फिर वो गाना फिर आज आपके सामने है। तो क्यों ना लाइव हो जाए। आई इतना सब एंजॉय भी कर रहे हैं, वीडियो भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप चूँकि साथ मौजूद हैं तो आज थोड़ा सा लाइव भी एंजॉय करते हैं सारे मिलकर इस वाइब को। ज़रूर मैं आपको वो 2-4 लाइनें उसकी सुनाता हूँ। तुझे हालते ऐं सवालते गाल छा कजे, गड सफ़र में जो मां हुजां त ॿियो नाल छा कजे, ख़्वाबनि खे वकोड़ियो अथई पाणीअ खे ॿोड़ियो अथई, तोखे ईअं मोटंदे ॾिसी चई थी सारी खुदाई, आई 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 आई
हुडी सो खट्टे आई 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 हुडी सो खट्टे आई 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 आई। वाह क्या बात है। मैं जस्ट इमेजिनिंग कि किसी कॉन्सर्ट में अगर ये सही बात है वो एक और ही वाइब उसकी क्रिएट हो जाए। इस गाने की वाइब भी बड़ी डिफरेंट। अच्छा इनका एक और गाना बहुत अच्छा है, मैं शाह हूँ। वैसे सारी बात अच्छी है, वो भी सुन ले जरा जल्दी से। आज साथ हैं तो क्यों ना हम फायदा थोड़ा सा अगर हो जाए। नुमान जी मैं ज़रूर वो सुनाता हूँ आपको। कौन मेरी इब्तिदा और इंतहा को जानता, कौन मेरी इब्तिदा और इंतहा को जानता, खुद ही हूँ जुल्मात में और खुद ही रोशन राह हूँ, खुद ही हूँ जुल्मात में और खुद ही रोशन राह हूँ। शाह हूँ मैं, शाह हूँ मैं, शाह हूँ मैं, शाह मैं कलंदर मस्त कुल इसरार से आगाह हूँ, मैं कलंदर मस्त कुल इसरार से आगाह हूँ। शाह हूँ मैं, शाह हूँ मैं, शाह हूँ मैं, शाह। वाह क्या बात है नुमान, जबरदस्त, बहुत प्यारी आवाज है माशाल्लाह आपकी। अच्छा नुमान अभी ज़रा आप तो एंजॉय कर रहे हैं इस शोहरत को भी, बहुत से ट्रैक्स आपके, लेकिन नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है जिस पे काम इस वक्त हो रहा है, अगर आप शेयर करना चाहें तो? बिल्कुल श्योरली सर, मैं इस वक्त 3 गाने हैं जो मेरे ऑलमोस्ट रेडी हैं, जो उसमें से मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि दो गाने मेरे और बाबर के साथ हैं, कोलैबोरेटिव अप्रोच में वो 2 गाने लेकर आ रहे हैं और वो बड़े इंटरेस्टिंग से गाने हैं। हाँ बिकॉज उसमें बाबर भी है, उसका रैप का पार्ट है और मेरा डिफरेंट पार्ट है, बट ये ज़रूर है कि ऑलमोस्ट मेरा जो अपना बैंड के साथ मेरा म्यूज़िक है उसमें भी कुछ गाने हैं जो हमारे अभी रिकॉर्डिंग फेज़ में जून के फर्स्ट वीक में जाएंगे। नफ्स के नाम से जो हमारा बैंड, जिसका भी आपने गाना मैं शाह सुना, तो चीज़ें पाइपलाइन में हैं एंड बाय द एंड ऑफ जून आई विल स्टार्ट रिलीजिंग देम। चलें ज़बरदस्त, लोग अब इंतज़ार करें। मुझे लगता है वो आवाम की एक जो दुखती रग होती है, अगर आप उसको पकड़ लें तो उसके बाद आपको समझ आती है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है और ज़ाहिर है उस लिहाज से आप चीज़ें भी आगे प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं। अच्छा नुमान, ज़ाहिर है अब बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपकी आवाज़ से, जिस तरह से आपने एक गाने को एक इतनी खूबसूरती से आपने गाया, खुद किससे इंस्पायर हैं? अपना फेवरेट सिंगर कौन है अभी का? मैं जिन सिंगर्स को सुनता हूँ उनमें आबदा जी हैं, उनमें अरिजीत सिंह हैं, AR रहमान हैं, और फिर डिपेंड करता है कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसमें मैं फिर गुलाम अली साहब को सुनता हूँ। वाह क्या बात है, सारे नाम बहुत अच्छे, बड़े नाम आपने ज़रा लिए भी हैं जिनको आप सुनते भी हैं। अच्छा एक छोटी सी बात ये कि ज़रा इस सारे सफ़र में कोई एक चैलेंज जो आपको याद आता हो कि अच्छा ये एक चैलेंज था जो मैंने ओवरकम किया और फिर मैं इस जगह तक पहुंचा हूँ, व्हाट वाज दैट वन चैलेंज? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एक चैलेंज था ना वो ये था कि जब आप अगेंस्ट दी ऑड्स जाके किसी पैशन को पकड़ते हैं ना तो आप पे बहुत मुश्किल से ट्रस्ट करते हैं लोग, और वो इस फियर में रहते हैं कि नहीं अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर इतने सालों बाद तुम नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा। हाँ। तो उसमें आपको जो डिटर्मिनेशन चाहिए होती है ना कि नहीं हो जाएगा यार कर लूँगा, सब्र तो करो। बिकॉज ऑब्वियसली आप एक जर्नी होती है। अब मैं अभी आप मुझे आई की तवज्जो से देख रहे हैं ना, बट वो जो 15 साल है ना पीछे के, उसमें इस तरह की आवाज़ें दाएं बाएं से आना, दाएं बाएं से बार बार सुनना कि यार अब तो 5 साल हो गए, देखो तभी तो मैं कह रहा था कि छोड़ दो, नहीं करो, यार अब तो 10 साल हो गए, यार अब तो 12 साल हो गए। बट दैट कमिटमेंट एज एन आर्टिस्ट विच यू नीड टू बी डिटर्मिन कि नहीं देर होगा बट होगा, बट बिकॉज यू नीड दैट ऑनेस्टी विद योर वर्क, तो उसके बाद फिर चीज़ें हो जाती हैं। दैट्स ट्रू, ये बड़ी प्यारी आपने बात की है। और सिर्फ सिंगिंग के हवाले से नहीं, जितने भी लोग किसी भी करियर में अगर आप हैं, अगर आपको लगता है कि इतने साल आपकी मेहनत हो गई है और उसके बाद आप शायद उस गोल तक नहीं पहुंच सके, तो उसका मतलब है कि सही वक्त आने की ज़रूरत है। आप डिटरमिन्ड रहें, बी कंसिस्टेंट एंड एट द सेम टाइम बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है। नुमान बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक स्टे विद अस। आज दुनिया भर में तंबाकू को इनकार यानी कि से नो टू टोबैको का दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत के ज़ेरे एहतमाम
1987 से अगर देखा जाए तो इस दिन को मनाने का मकसद तंबाकूनोशी के इस्तेमाल और इसकी सेहत पर पड़ने वाले तबाहकुन असरात के बारे में आगाही फैलाना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर कंट्री की। अगर बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से बात किया जाए तो आदादोशुमार काफ़ी परेशान कुन है, जहाँ तकरीबन 31.9 मिलियन अफराद यानी कि 19.7% शहरी तंबाकूनोशी करते हैं। इसकी वजह से मुल्क में हर साल तकरीबन 1,63,000 कीमती जानें ज़ाये हो जाती हैं, जबकि रोज़ाना तकरीबन 1200 बच्चे तंबाकूनोशी की लानत में पड़ते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है, ये सबसे बड़ा मसला है लोगों का ऐड होना। एडिक्शन कैसे आपको होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ के शुरुआत किधर से होती है, उस रूट को आपको पकड़ना है और उसके बाद आपने उसको खत्म करना है। रिसेंटली सबीन WHO की तरफ से कहा गया है कि बच्चों को निकोटीन का आदी बनाना या तंबाकूनोशी की तरफ लेकर आना ये एक संगीन जुर्म है। और ये मैं इसलिए भी इस पर बहुत जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर हम बच्चों को आज बचा लें कि बच्चे इस लत में ना पड़ें, जो पढ़ चुके हैं ज़रा उसको निकालना वो बिल्कुल अहम है। मैं ये नहीं कहता कि वो अहम नहीं है, लेकिन और ऐड ना हो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज इसी वाले से बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर खलील। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर ये जो स्टैट्स हमारे पास हैं अभी बड़े हैरान कुन है कि हम ये जिस तरह कहते हैं ना कि आप तरक्की की तरफ जा रहे होते हैं, आए दिन आपकी कोशिश ये होती है हर साल इनको कम किया जा सके। काम भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम जो स्टैट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं हमारे पास। देखें ये बिल्कुल जिस तरह आज का दिन है पूरी दुनिया में स्मोकिंग को डिस्कस करने के लिए और स्पेशली पाकिस्तान में भी डिस्कस करने के लिए जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। वाकई ही पाकिस्तान में जिस तरह आपने बताया 1,60,000 से लोग जो हैं वो ज़्यादा एनुअली जो है इसकी वजह से मौत का शिकार हो जाती हैं। और सबसे अलार्मिंग जो इस वक्त सिचुएशन है, एक एस्टिमेट के मुताबिक आप देखें, कैलकुलेशन के मुताबिक तो तकरीबन 450 आपके स्मोकर्स जो हैं वो हर दिन मौत का शिकार होते हैं। तो इट मीन कि इनके 450 स्मोकर्स कम होते हैं, लेकिन ये इतनी खूबसूरत मार्केटिंग करते हैं। हमने 3-4-5 साल पहले और पिछले साल भी एक बिग टबैको टाइनी टारगेट्स के नाम से एक रिसर्च करवाई कि किस तरह ये इंडस्ट्री जो है वो छोटे बच्चे जो है वो इनको टारगेट करती हैं। इंडस्ट्री टारगेट कर रही है बच्चों जी, इनका फोकस ही जो है, अब पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है तकरीबन 50% पॉपुलेशन पाकिस्तान की लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड है और 65% के आसपास जो है वो पाकिस्तान की यूथ पर मुश्तमिल आबादी है। तो इंडस्ट्री को ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और वो ये समझते हैं कि इस मार्केट या इस कंट्री को अगर वो अपनी मार्केटिंग करें, अब वो मार्केटिंग अपनी किस तरह की करते हैं, हर वो काम जिससे वो ये समझते हैं कि ये बच्चे स्मोकिंग की तरफ नहीं जाएंगे वो उसके अगेंस्ट आते हैं। जैसा कि सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान में टबैको की हम कहते हैं कि टैक्सेशन को बढ़ाया जाए। जिस तरह पूरी दुनिया में इसकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, इसकी प्राइसेस को बढ़ाया जाए, उससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपके बच्चे हैं इनको जो एक पॉकेट मनी मिलती है उनकी रीच से बाहर हो जाएगी। अभी रिसेंटली हम KP की खबर आज शेयर करते कि सिगरेट पर भी और नस्वार पर भी टैक्स बढ़ाया जाए। बिल्कुल टैक्स बढ़ाया जाए। अब लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर 153% टैक्स इंक्रीज़ किया है। तो 3-4 साल बाद ये इतना बड़ा इंक्रीज़ लगा है। उसके बाद से इंडस्ट्री जो है वो बड़ी फिक्रमंद है। अब 3-4-5 दिन पहले हमने एक स्टडी की फाइंडिंग यहाँ जो है वो लोगों के सामने शेयर की, जर्नलिस्ट के सामने। उसमें ये देखा गया है कि तकरीबन जो है वो ये टैक्स की प्राइसेस के बढ़ने से पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो 20% के आसपास कंजम्पशन कम हुई है। कंजम्पशन कैसे कम हुई है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा जो था वो पहले एक दिन में 10 अगर सिगरेट्स को वो स्मोक करता था तो अब वो उसके ऊपर 5 पे आ गया है। और सबसे अच्छी इसमें बात ये है कि प्राइसेस महंगे होने की वजह से जो बच्चे हैं इनकी जो एक पॉकेट मनी जो इनको मिलती है इनकी रीच से वो बाहर निकल जाती है और इंडस्ट्री को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा फिक्र है। अब इंडस्ट्री जो है वो एक नए टैक्टिक्स के थ्रू गवर्नमेंट को दोबारा से जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में इस बहाने से इजाज़तनामा ले रहे हैं कि पाकिस्तान में 10 स्टिक्स वाला जो एक पैकेट है ना सिगरेट्स का, इनको जो है वो कह रहे हैं कि हमारा बाहर जो है हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, आप हमें इसकी इजाज़त दे दें। बेसिकली इसका पर्पज़ यही है कि वो लास्ट भी 4-5 साल पहले इन्होंने इस किस्म का एक टैक्टिक्स किया था जिसकी वजह से इनको इजाज़त जब मिली थी इन्होंने बाहर एक्सपोर्ट करने की बजाय दोबारा फिर पाकिस्तान की मार्केट में फेंक दिया। ये फेंक रहे हैं, ये समझते हैं कि अगर एक 500 रुपये एक डब्बी गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, प्राइसेस को इंक्रीज़ किया है, 20 स्टिक अगर 500 रुपये में चली गई हैं या 250 रुपये में चली गई तो ये कहते हैं कि 10 सिगरेट का जब पैकेट इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जब हाफ हो जाएगी, वो छोटी पैकेट में आ जाएगा। 2 दोस्त 3 दोस्त मिलके वो पैसे इकट्ठे करके उसको परचेज करेंगे और उसी वक्त
उसको स्मोक करके वो वेस्ट करके उसको चले जाएंगे। घर से चोरी, पेरेंट्स से चोरी, टीचर से चोरी, उसको छुपाना भी आसान हो जाएगा। दूसरा हमने इसमें देखा, जिस तरह मैंने बताया कि बिग टबैको टाइनी टारगेट्स किस तरह बच्चों को टारगेट करती है। हमने सर्वे करवाया तो उसमें देखा गया कि ये अपनी जो प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले, आल दो पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सिगरेट्स की सेल के ऊपर बैन है। आल दो उनके लिए लूज सिगरेट्स जो हैं, जो खुले 1-2 सिगरेट्स की सेल के ऊपर भी उनके ऊपर बैन है, लेकिन पाकिस्तान में उस लेवल पे ये इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो रही। हमने देखा इसकी एडवर्टाइजमेंट भी, जो सिगरेट्स हैं अगर आप देखें तो इनकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी पाकिस्तान में बैन है। लेकिन ये क्या मार्केटिंग कर रहे हैं अब, क्योंकि जो छोटी छोटी शॉप्स हैं, इनके जो खोखास हैं, उसके अंदर बाहर तो इसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बैन है, हाँ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि खोखास के अंदर इन्होंने उसकी एडवर्टाइजमेंट सारी करनी शुरू कर दी, और स्पेशली इंडस्ट्री जाती है, जाके उनको बताती है कि आपने किस जगह पे, किस लेवल पे इन प्रोडक्ट्स का जो है वो डिस्प्ले करता है। आप देखें, आप खुद भी ऑब्जर्व करें कभी जाके कि ये एक बच्चे के आई लेवल तक जो है ना के आसपास ये अपनी प्रोडक्ट्स को रखते हैं, काउंटर के बिल्कुल दाएं या बाएं जाने। बिल्कुल। दूसरा, ये जो कैंडीज हैं, जो स्नैक्स हैं, जो भी फेवरेट बच्चों की चीजें हैं, उनके आसपास इसको बच्चों की नजर फौरन पड़े, बच्चे अट्रैक्ट हो। बिल्कुल। सर, ऐसे में अब वो जो एक टाइनी सी स्टिक्स होती हैं, जो कि हम अभी पिछले कुछ अरसे से रुझान देख रहे हैं कि फ्लेवर्ड सिगरेट्स आना शुरू हो गए, जो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली बच्चों के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली वो बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इन चीज़ों पर पाबंदी की कोई बात नहीं करता कि नॉर्मल तो आप बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट उसमें इनोवेशन क्यों ला रहे हैं कि आप छोटे बच्चों को अट्रैक्ट कर सकें? देखें, दुनिया में अगर देखा जाए तो तकरीबन $8 बिलियन जो है ये एनुअली अपनी मार्केटिंग के ऊपर ये इंडस्ट्री जो है वो खर्च करती है। देखिए, इनको भी पता है कि डब्बी के ऊपर भी लिखा हुआ है, इसकी वजह से लोग मौत का शिकार हो जाते हैं, इसकी वजह से लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, इसकी वजह से लोगों में मसाइल शिकार होते हैं ना। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक मौत की डिब्बी को इस खूबसूरत तरीके से मार्केटिंग करते हैं, इतने बिलियंस डॉलर्स लगाते हैं। उनका पर्पस बेसिकली यही होता है कि इसको खूबसूरत तरीके से जो है ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जिस तरह आपने कहा, मैंने इससे पहले भी बताया कि जब लास्ट ईयर टैक्सेस बढ़े हैं, इंडस्ट्री ने पिछले 2-3-4 साल से भी पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी इन्होंने अपना जो बिजनेस है सिगरेट से शिफ्ट कर लिया है, न्यू जो है एडिक्टिव निकोटीन प्रोडक्ट्स जो हैं उस साइड पे चले गए। वेप्स उसमें आप देख लें, उसमें देखें आप निकोटीन पाउचेस को देख लें, स्पेशली वो निकोटीन जो पाउचेस इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और बदकिस्मती से पाकिस्तान के बहुत सारे सुपरस्टार्स, नेशनल हीरोज़ जो हैं वो इनकी एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा बन गए हैं। शायद मैं समझता हूं कि उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि उनकी वजह से कल को पाकिस्तान के बच्चे या कल को पाकिस्तान की जो यूथ है वो इसकी साइड पे राग़िब हो जाएगी, इसको फॉलो करते हैं और इसका शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल। अब इन्होंने क्या किया जी, एडिक्ट जो है निकोटीन पाउचेज इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, और उसमें स्पेशली ये पाकिस्तान की यूथ की जो गर्ल्स हैं उसको टारगेट कर रहे हैं। अच्छा। कि वो मेकअप साइड आप समझ लें कि उस स्टाइल में, उस डिजाइन में, उस तरह खूबसूरत डब्बी में केस बिल्कुल उस तरह उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इस किस्म की एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि अब आपको धुएं नहीं फैला सकते, आप धुएं की आपको ज़रूरत नहीं है, अब जस्ट आप अपने माउथ में रखें, और उस पर जो है इस किस्म के एक कूल मैसेजेस की सूरत में जो है उसको बता रहे हैं। फिर हीटेड टबैको प्रोडक्ट्स का जो रुझान भी है वो पूरी दुनिया में इनकी वजह से बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें तो वेप्स जिस तरह आपने बताया, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो है हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। अब बिल्कुल ये अपनी मार्केटिंग करके अब ये अपना ये बिजनेस जो है उस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपनी पेड रिसर्चेस भी करवाई हैं कि सिगरेट्स से जो है ये नई जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी लेस हार्मफुल हैं। हालांकि लोग अभी कहते हैं, जब सवाल कर आपने सिगरेट छोड़ी लेकिन आप वेप कर रहे हो, कहते हैं नहीं ये लेस हार्मफुल है। जी बिल्कुल, ये एक जो मिथ है या एक जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये इंडस्ट्री की तरफ से फैलाई जा रही है। ये उससे भी ज़्यादा नुकसान देने क्यों है, क्योंकि देखें जब आपके पास एक सिगरेट है, आप उसको बाहर किसी जगह जाके स्मोक कर रहे होते हैं तो आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर फ्यू सेकंड वो ख़त्म हो जाती है ना आपके पास। लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स ले रहे हैं या इस किस्म की हीटेड टबैको, वो हर वक्त आपके पास है, आप उसको उसकी मिकदार कहीं गुना ज़्यादा जो है वो एज़ कम्पेयर सिगरेट्स के वो आप उसको इनहेल कर रहे होते हैं और आप उसको इस तरह कर रहे होते हैं। हम पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है जो कि ऑलरेडी जो है हमारे यहाँ आप देखें कि जो भी हमारी इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट्स हैं यूथ को बेटरमेंट के लिए, बच्चों की बेटरमेंट के लिए, उसके ऊपर जब भी हमारी रिपोर्ट्स जाती हैं या वहाँ से जब
रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं तो उसमें सबसे जो एक मेन पॉइंट होता है वो ये कहता है कि अगर आप एजुकेशन का सिस्टम बेहतर करना चाहते हैं, आउट ऑफ स्कूल आपके बच्चे इतने हैं, आप अपना बजट रिसोर्स जो है एलोकेशन इसके ऊपर बढ़ाएं, आप हेल्थ के ऊपर अपनी रिसोर्स बजट एलोकेशंस को बढ़ाएं, आप प्रोटेक्शन के ऊपर बजट एलोकेशंस को बढ़ाएं। जो हेल्थ की बात की, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे कट किया, हमने देखा हमारे हेल्थ सिस्टम पे कितना दबाव है। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो सवाल ज़रूर करता है आप स्मोकिंग तो नहीं करते। हमने हेल्थ सिस्टम को समझते हुए ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं मुरतब की? फिर देखें, ये भी आपने बड़ी अच्छी साइड पे इसका जो एंगल है, देखें मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान को जो टबैको वाले का एक मिस इन्फॉर्मेशन है या इस किस्म का एक हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये इस चीज़ पे कन्वेंस करते हैं कि हमारा रेवेन्यू में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अच्छा, कि हम इतना रेवेन्यू देते हैं। देखें 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 615 बिलियन रुपीज़ जो है वो एनुअली टबैको से रिलेटेड बीमारियों के ऊपर खर्च कर रहा है। तो इट मीन कि उस साल का पाकिस्तान का ये 1.6% GDP का था जो सिर्फ टबैको से रिलेटेड बीमारियों के ऊपर खर्च हो रहा था। इट मीन कि हम उतना हेल्थ ओवरऑल बजट एलोकेट नहीं करते जितना जो है, जिससे ज़्यादा जो है वो टबैको से रिलेटेड बीमारियों पे खर्च हो जाता है। तो इसका इकोनॉमी के अंदर जो है हमारे यहाँ इंतहाई नेगेटिव जो है कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्मोकिंग को डिस्करेज करने के लिए इसके ऊपर टैक्सेस को बढ़ाया जाए, उससे पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। क्या विन? एक तो आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होगा, दूसरा आपका हेल्थ कॉस्ट बर्डन जो है वो डिक्रीज होगा, उसमें कमी आएगी क्योंकि आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा आ चुका होगा। और तीसरी सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आपकी कंजम्पशन कम होगी। कंजम्पशन कम होगी तो ऑफ कोर्स जो आपकी इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट्स है बेहतर होगी, बिल्कुल। और आपके पास जब एडिशनल रेवेन्यू आएगा, 2019 में गवर्नमेंट ने उस वक्त एक और बड़ा अच्छा जो है वो एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, वो ये था कि उन्होंने जिस तरह पूरी दुनिया में और कंट्रीज़ जो थे उन्होंने इसके ऊपर एक डब्बी जो है 20 वाली जो डब्बी थी इसके ऊपर 10 रुपीज़ जो है वो लेवी की मद में इम्पोज किया था। इम्पोज करने जा रहे थे, कैबिनेट ने उसको प्रूव किया, मतलब आगे तक वो पार्लियामेंट में उसने ले होना था। उसका ये फ़ायदा था कि उसकी मद में तकरीबन 40 से 50 बिलियन जो है वो एडिशनल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना था। ऑफ कोर्स जो एक स्मोकर है, ये कोई एसेंशियल आइटम तो नहीं है ना, ये एक स्मोकर जो है वो जब इसको स्मोक कर रहा होता है तो मेरा और जो नॉन स्मोकर्स हैं, जो बच्चे हैं, आपके 50% पॉपुलेशन है, उनकी हेल्थ का, जो बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ का बजट जो है वो स्मोकर्स के ऊपर तो खर्च नहीं होना चाहिए ना, बल्कि वही जो बजट है वही जो है रेवेन्यू उसकी मद में उन्हीं स्मोकर्स से जो है गवर्नमेंट लेवीज की सूरत में FED को इंक्रीज करके जो है इसको लगाए ताकि उसकी मद में जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और हमारे यहाँ जो हेल्थ कॉस्ट का जो बर्डन है वो कमी होगी। और सबसे बड़ी बात आपकी 65% यूथ है, 50% मैं इसी पर आपसे राय लेना चाह रहा था कि जो हमने इंट्रो में कहा भी, ये कितना ज़रूरी है कि हम नए लोगों को इसकी लत से बचाएं, बच्चों को महफूज करें। देखें ये 2000 तकरीबन 15-16 का ये डाटा है जिसमें 1200 बच्चे जो है एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं पर डे। जी सर, पर डे इनका 450 अगर लोग पर डे मौत का शिकार हो रहे हैं। और ये बड़ा खामोशी से और स्मार्टली वे में देखें तो 1200 अपने नए कस्टमर्स रिप्लेसमेंट स्मोकर्स के तौर पे बच्चों को लेते हैं। देखें ये अदादो शुमार के मुताबिक है कि जब एक बच्चा जो है 25 साल तक की उम्र तक एक नौजवान पहुंच जाता है, अगर उसने अपने आप को स्मोकिंग की तरफ से बचा लिया तो फिर उसके बाद उसके चांसेस कम है स्मोकिंग की तरफ जाने के लिए। तो इंडस्ट्री इसीलिए समझती है, इंडस्ट्री का इसमें भी प्रॉफिट है। एक तो वो समझते हैं कि बच्चों को आसानी से इसका टारगेट किया जा सकता है, कन्वेंस कर सकते हैं। दूसरा वो ये समझते हैं कि ये रिप्लेसमेंट स्मोकर्स, एक बच्चा अगर मिसाल के तौर पे 14-15 साल की उम्र में इनकी प्रोडक्ट्स का यूज़ शुरू कर देगा तो इट मीन करेगा कि 50-60 साल भी अगर उसकी एवरेज है लाइफ की। और ऐसे में ये भी होता है पैसिव स्मोकिंग, ये भी बहुत मैटर करती है कि साथ वाला आपका कोई स्मोकिंग कर रहा है, आप साथ बैठे हुए आप इनहेल कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के सामने। क्यों कहते हैं कि घर के अंदर इस चीज़ का ख्याल जरूर करें, क्योंकि अक्सर हम पेरेंट्स भी स्मोकिंग कर रहे होते हैं और ये ध्यान नहीं रखते कि बच्चे उसको इनहेल कर वो देखते हुए उनके लिए नॉर्मलाइज एक चीज़ हो रही है और जाहिर है वो एडिक्शन का शिकार हो जाएंगे। देखिए दुनिया में 8 मिलियन लोग जो हैं वो डायरेक्ट स्मोकिंग की वजह से हर साल मौत का शिकार होते हैं। ये तकरीबन ओवरऑल अमवात जो हैं उसका 13% रेशो है कि 13% जो है वो स्मोकिंग की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। उनमें से 1.3% मिलियन जो लोग हैं, 1.3 मिलियन वो पैसिव स्मोकिंग है। मिसाल के तौर पर हम सारे ये समझते हैं कि चलें जो भी स्मोकर है वो ये समझता है कि मैं तो स्मोकिंग कर रहा हूँ
लेकिन उसका ये नहीं पता कि वो अपने बच्चों के सामने घर में बैठ के, अपने लिए तो वो एक कंफर्टेबल जोन में बैठ के स्मोकिंग कर रहा होता है, लेकिन उसकी वजह से बाकी सबके जो बच्चे हैं, उसकी जो फैमिली है, वो भी जो है उनके लिए भी वो बहुत ज्यादा। पहले तो ये कि वो जो कर रहा है ज़ाहिर है उस जगह पे ना करे जब बच्चे हैं, छोड़ने वाली बात तो हम है। और सबसे ज़्यादा जो फोकस आपने करना है अपने घरों में भी, ये देखें कि आपके बच्चे कहीं स्मोकिंग की तरफ जाते हैं। जो कि आपने बच्चों को बचा, जैसे डॉक्टर खलील ने कहा कि 25 साल की उम्र तक अगर आप बचा लेते हैं, काफ़ी कम चांस है कि वो दोबारा स्मोकिंग की तरफ जाएगा या स्मोकिंग की तरफ जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, बहुत अहम मौजूद जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे थे। आज के दिन की मुनासबत से भी ज़ाहिर है इस पर बात करना बहुत अहम थी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन। ब्रेक से अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया हैदराबाद के इलाके फरीदाबाद में, जहाँ दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ और 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। और अब तक की जो इतलात हैं कि 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 27 ज़ख्मियों को कराची मुंतकिल किया गया है। हुकाम के मुताबिक दुकान में आग लगने के बाद मुतअद्दिद धमाके हुए। वहाँ पर रिहायशी मकानात भी थे जो लपेट में आ गए, गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा, बच्चे भी मुतासर हुए हैं। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अली, इस वाक़ये की ज़रा तफसीलात से आगाह कीजिएगा, जगह पर ये पेश आया और अब क्या हालात हैं, जितने भी ज़ख्मी थे उनकी हालत कैसी है? देखिए, बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या जो है गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के तालका सिटी का ये गुंजानाबाद इलाका है फरीदाबाद का, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। जच्चा खाना है, करीब तकरीबन ये इलाका मकीनों के मुताबिक 28 से 30 साल जो है ये पुरानी LPG गैस सिलेंडर की दुकान है, जहाँ पर जो है एक छोटा सा धमाका हुआ है, जिसके बाद आग भड़की है। आग भड़कने के बाद जिस तरह हमेशा कोई ऐसे वाक़यात होते हैं तो एक तमाशाई जो है करीबी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वीडियोज़ बनाते हैं। कल भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ है, तकरीबन असर की नमाज से करीब एक छोटा सा धमाका हुआ है। उस धमाके के बाद जो करीबी गुजरने वाले वहाँ के शहरी थे या इलाका मकीन थे, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब जो है वहाँ का जमा हो गए और वीडियोस बनाने लग गए, जिसके बाद फौरी तौर पर जो है एक के बाद एक जो है तकरीबन 4 से 5 जो है वो सिलेंडर दोबारा फटे। उसके बाद जो एक बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या देखने में आया, क़यामत का मंजर था। वहाँ पर जो बच्चे थे, चूँकि जिस दुकान में ये सिलेंडर की दुकान वाक़ई थी उसके ऊपर जो इमारत थी, बिल्डिंग थी, उसमें मदरसा भी वाक़ई था। बच्चे वहाँ से गुजरे, तकरीबन वाक़ई में 60 के करीब जो है अफराद ज़ख्मी हुए, जिसमें बच्चों की तादाद खासा ज़्यादा है, खवातीन की तादाद खासा ज़्यादा है। जिसके बाद कल हैदराबाद सिविल अस्पताल में जो है एमरजेंसी नाफिज की गई। तमाम ज़ख्मियों को वहाँ मुंतकिल करने के बाद जो अफराद 70% से ज़ायद जुलस गए, जिसमें तकरीबन 31 अफराद ऐसे हैं जिन्हें कराची मुंतकिल किया गया। मगर कराची से जो अब तक की इतलात के मुताबिक जो 6 अफराद हैं वो इस वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 10 अफराद अब भी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीश है, जबकि 3 अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त हैदराबाद के सिविल अस्पताल के जो ICU है उसके अंदर मुंतकिल है, और चंद अफराद ऐसे हैं जो सिविल अस्पताल के जनरल जो बंस वार्ड है उसमें ज़ेरे इलाज है। बाकी अफराद काफ़ी 20 या 22 से करीब अफराद ऐसे थे जिन्हें ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, वो 10 से 15% या 20% जो जल गए थे, जिन्हें तिब्बी इमदाद के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया था। ठीक है अली, साथ रहिएगा, आप ज़रा इसकी डिटेल्स में आगाह कर रहे हैं। और चूँकि आपने खुद कहा कि कुछ ज़ख्मी ऐसे जिन्हें कराची मुंतकिल किया गया और ज़रा बाकी सिविल अस्पताल हैदराबाद में इस वक्त मौजूद है, वहीं के एरियाज डॉक्टर आफ्ताब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, जो ज़ख्मी इस अस्पताल में लाए गए और जो इस वक्त ज़ेरे इलाज, उनकी हालत कैसी है? यहाँ पे वैसे तो ये एक हजूम की सी सूरत हाल थी, उसमें जितने भी लोग आए थे वो हमें एक रिपोर्ट तो जारी कर चुके हैं, होपफुली आपको मिल गई होगी। तो जो हमारे पास ICU कैपेसिटीज थी, जैसे ही वो सैचुरेट हुई तो उसके बाद हमने पेशेंट रेफर करना शुरू किए कराची। तो ओवरऑल जो एक नंबर था, काउंट था लोगों का, वो तकरीबन 60 के अराउंड था, जिसमें लोग जो है फर्स्ट डिग्री के भी थे, सेकंड डिग्री के भी थे, और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल मामूली जख्मों की वजह से खौफ व हिरास की सूरत में यहाँ पे पहुंचे थे। तो इलाज सबका किया गया, जिसमें से हमारे पास जो बर्न्स वार्ड में मौजूद रहे मरीज, उनकी हालत अभी बेहतर है। और कुछ हमारे जो थे जो पीड्स के थे, खासतौर पर बच्चे थे, 5 पेशेंट थे जो पीड्स ICU में मुंतकिल हुए, एक इमरजेंसी ICU में मुंतकिल हुआ और एक हमारा मेडिकल ICU मुंतकिल हुआ, जिनकी जो है हालत अभी बेहतर है, काफी बेहतर। और डॉक्टर साहब ऐसे में कराची जिनको मुंतकिल किया गया है उनकी क्या हालत थी और किन किन बेसिस के ऊपर उनको कराची शिफ्ट किया गया है? देखिए, कराची जो पेशेंट शिफ्ट हुए हैं ये 80 से 90% बर्न के पेशेंट थे। 80 से 90% पेशेंट के लिए ICU मैंडेटरी है। ICU हमारे पास जैसे ही कैपेसिटी फुल हुई तो उसके बाद मजबूरी थी उनको कराची मुंतकिल करना। कैपेसिटी कितनी थी आपकी? हमारे पास ICU 24 बेडेड एडल्ट ICU है, 5 बेडेड इमरजेंसी ICU है और 20 बेडेड अपना पीड्स ICU है। लेकिन इनमें क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ बेड्स वैकेंट नहीं होते, तकरीबन फुल होते हैं, तो जितने वैकेंट स्पेस था वो ऑक्यूपाई हो गया। उसके बाद हमने पेशेंट शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, इस वक्त आपके हॉस्पिटल को कोई चैलेंज दरपेश हो?
जी, हमारे हॉस्पिटल को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें सबसे जो मेन चैलेंज है वो HR का है, ह्यूमन रिसोर्स कम है और कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके लिए केयर टेकर गवर्नमेंट में यानी लास्ट गवर्नमेंट में सबमिट करवाई गई थी रिपोर्ट्स, जो कि रिपोर्ट्स अभी इस गवर्नमेंट ने टेकअप किए लास्ट टाइम। अभी जो मरीज आपके पास हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए कोई मसला? उनके इलाज के लिए एवरीथिंग इज अवेलेबल, क्योंकि वो हमारे पास जितनी कैपेसिटी थी ICU में भी वो जेरे इलाज हैं और उनके लिए सब चीज़ अद्वियात हर चीज़ मौजूद है। और उसके अलावा जो पेशेंट बर्न वार्ड में है उनके लिए भी हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। आपकी बर्न वार्ड की कैपेसिटी क्या है सर? बर्न वार्ड की हमारी कैपेसिटी देखिए तकरीबन 20 बेड्स हैं हमारे बर्न वार्ड के, जो स्पेसिफिकली सिर्फ बर्न पेशेंट्स के लिए। अच्छा, और वैसे हैदराबाद में इस हॉस्पिटल के अलावा सरकारी या गैर सरकारी लेवल पर बर्न वार्ड है या नहीं है? इसकी वजह से ही कराची भेजा गया? देखिए, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकली बर्न का सेटअप मौजूद नहीं है पूरे हैदराबाद, ना के प्राइवेट ना सरकारी। अच्छा, तो अभी जो बर्न सेंटर की आप बात करें, जिस वार्ड की आप बात करें, वो वेल इक्विप्ड है? उसमें किसी किस्म के कोई मसला दरकार है? जी नहीं, वो वेल इक्विप्ड है, इट हैज गॉट एवरीथिंग। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ICUs हैं हमारे, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप है, वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। क्योंकि बर्न का पेशेंट अक्सर जब 40% से ऊपर आता है तो वो ICU के अलावा उसका चांस बहुत कम होता है। तो ये एक बड़ा इशू है, इसके लिए एक अलग से ICU, डेडिकेटेड ICU दरकार है, जिस पे हमें वर्किंग चल रही है। बिल्कुल ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू थे। अल्लाह सबको महफूज रखे, दुआ भी। और जितने इस वक्त बर्न सेंटर में या उन्होंने खुद का पीड्स में भी हैं, कुछ मेडिकल वार्ड में भी हैं, सबको सेहतियाब करे, आमीन। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। एक ऐसे मौजू पे बात करते हैं जिसको पेरेंट्स को भी सुनना बहुत ज़रूरी है, बट बच्चों के लिए सुनना मैं कहूँगी उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे आजकल क्या होता है, घर में अगर कोई सब्ज़ी बनी हुई है, कोई दाल बनी हुई है, तो क्या आता है जी, मुंह चढ़ाने शुरू कर देते हैं। जी हमने तो ये नहीं खानी, ये कौन खाएगा, और फ़ौरन फरमाइश होती है। फरमाइश क्या होती है कि आज हमें जी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें, आज हमें जी बर्गर ऑर्डर कर दें, आज हमें बाहर से नूडल्स ऑर्डर कर दें, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं हर दूसरे दिन। अच्छा, फिर क्या होता है शोएब, ये भी आप देखें कि आपके बच्चे एक बार जिद करते होंगे, आप ठीक है रेजिस्ट करते होंगे 2 दफ़ा, तीसरी मरतबा जब वो ये ब्लैकमेलिंग पे आ जाते हैं, जी हमने तो ये खाना खाना ही नहीं है, तो आपको मजबूरन मंगवाना पड़ता है। यहाँ तक मामला जाता ही नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हैं? नहीं, आई रियली वांट टू नो, ताकि कैसे मैं डील करता हूँ। उनसे बात करते हैं बैठ के, उन्हें गाइड करते हैं। अच्छा, ये नहीं ठीक है, हेल्थ के लिए नहीं ठीक, इट्स नॉट हेल्दी और इट्स हेल्दी। ऑनेस्टली वो दोनों समझते हैं फिर उस चीज़ को। वो नहीं जिद करते। फिर वो जब बात बर्गर की, सभी घर में बनाए बर्गर, आप बेहतरीन बनता है, वो खिलाएं, वो हाइजेनिक होता है, कम अज़ कम ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, यही वाली बात है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को अच्छे खाने की तरफ ले जा सकते हैं, किस तरह से बाहर के अनहाइजीनिक खाना, जंक फूड जो होता है, उससे कैसे हम उनको दूर रख सकते हैं, उनकी सेहत किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। और एक चीज़ और है सभी जी, वो जो नूडल्स बनते हैं, चूंकि खबर भी आई थी, इंस्टेंट नूडल्स, वो 2 मिनट में जो बन जाते हैं, वो कितने नुकसान है। से उसको तो इंस्टेंट नूडल्स के बाद पता नहीं लोग खाते किस तरह है, पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे खाने देते कि जब आप उनको वाकई, जब उसके अंदर आप बॉयल हुआ हुआ पानी ऐड करते हैं, उसमें से लिटरली प्लास्टिक की स्मेल आती है। वो जो ऊपर मसाला डालते हैं, मुझे तो उस पर भी बहुत डाउट है कि पता नहीं क्या क्या होता है उसके अंदर। एग्जैक्टली, जाहिर है अगर देखा जाए तो हर तरह का खाना बन रहा होता है बाहर। एक तो होता है कि हमें पता होता है कि एक अच्छी जगह पे बन रहा है, एक अच्छी फैक्ट्री में बन रहा है, एक अच्छा ब्रांड है, वी नो कि उसके अंदर सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स देखी गई होंगी और वो जो फूड के स्टैंडर्ड से उनको मीट आप इतवार बाजार जाए, खुले नूडल्स पड़े। अब ये जो खुले खाने हो रहे हो, तो मैं बिल्कुल इसको डिस्करेज नहीं करी कि हर ठेले वाला गंदा है, ऐसी कोई बात है, बट अगेन अगर आप कहीं से भी कुछ खरीद रहे हैं तो आप वहाँ की हाइजीन जरूर चेक करें, खुद खरीदते हुए फिर ज़रा बच्चों को भी इस चीज़ की तलकीन बहुत ज़्यादा करें। तो आज अब हमें कॉल्स भी करें अगर आप इस तरह से एक कोई चैलेंज फेस करें कि आपके बच्चे जंक फूड की तरफ जा रहे हैं और आप कैसे उनको वापस ला सकते हैं और कैसे न्यूट्रिशनस फूड की तरफ ले जा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कब खाए थे आखिर बार नूडल्स? यार टू बी ऑनेस्ट, मैं इंस्टेंट नूडल की तो बिल्कुल ना, मुझे बहुत शदीद इससे इख्तलाफ है। इंस्टेंट नूडल बेसिकली वैक्स बेस्ड होते हैं, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जाके इतनी आराम से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। लेट मी टेल यू, देयर वाज अ चाइल्ड इन रशिया, कांस्टेंट उसकी कंप्लेंट थी बच्ची की कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, सब कुछ हो गया। देन CT स्कैन एंड वाज डन, तो उन्हें ना दे कुड सी अ बॉल इन हर इंटेस्टाइन। तो यही हुआ, उन्होंने कहा जी खोल के देखना पड़ेगा, आई थिंक कोई ग्रोथ है। फिर जब वो खोला गया तो देयर वर बॉल्स ऑफ वैक्स इन हर इंटेस्टाइन। पता चला शी वाज सो एडिक्टेड टू दिस इंस्टेंट नूडल्स, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होते प्रॉपर्ली और वो कॉन्स्टेंटली वो वो मलीदा बन के ना वो डिपॉजिट होने शुरू हो गए। मैं ये नहीं कह रही सबको होते हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो ये तो
आपको सख्ती से बनाए, आप स्पेगेटी बनाए, नूडल्स बनाए घर वाले जो खुले हुए उबाल के उसमें सब्जी चिकन ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, वही ब्रांड आप उसी ब्रांड के नूडल्स को इस्तेमाल करें, स्पेगेटी या पास्ता, लेकिन आप उसमें चिकन भी डाल रहे हैं, उसमें वेजिटेबल्स भी डाल रहे हैं, आपको पता है उसमें ऑयल क्या है, आपको एग्जैक्टली पता है उसमें नमक कौन सा डल रहा है, आपको पता है उसमें क्या है। तो आपने बात की वो मसालों की, अब वो एक पैकेट है, उसे खोला, उसमें डाल दिया, एंड यू जस्ट स्टर इट, डन। आपको नहीं पता कि उस पैकेट में क्या क्या एडेड है, आप अपने बच्चों को क्या खाने को दे रहे हैं। अब बात आती है जंक फूड की। देखो जंक फूड भी वही चीज है, पेट, वो कॉन्सेप्ट पेरेंट्स का होता है, पेट नहीं, बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, चाहिए ये उसके सामने रख दो, वो पैकेट चिप्स हो गए या कोई भी चीज हो गया, कोई भी ऐसी चीज। देखो पिज्जा, फिर मैं अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं, क्या खाते हैं जी, दिन में 2 पैकेट चिप्स के खा लेते हैं, 2 पैकेट इस चीज के खा लेते हैं, इंस्टेंट चीजों के खा लेते हैं, जूस पी लेते हैं। अच्छा, मेरे का फ्रेश जूस नहीं पता चलता है डब्बे का आपका जो जूस है वो, ये सारी एम्प्टी कैलोरीज है। एम्प्टी का मतलब ये कि आपका पेट थोड़ी देर के लिए भर देंगी, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, फायदा उसका कोई नहीं है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, बेसिकली प्रोसेस खाना चीज़ है, इसमें शुगर कंटेंट और इसमें फैट्स हैं। ये चीज़ तो हम आई थिंक अब तो हर किसी को समझ आ गई है कि हाई शुगर हमने अवॉइड करनी है, ये प्रोसेस फैट्स हमने अवॉइड करने, इससे मोटापा, इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती चली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब देखें, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि खानों को हम बिल्कुल डिस्करेज भी नहीं कर रहे, और जाहिर सी बात है अब ऐसा भी नहीं है कि आप खाना छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वेरी ऑनेस्ट, आप जितने मर्जी कुछ करें। एग्जैक्टली, अब बनाने के तरीकों पे बात हो रही है कि अगर आपको नूडल्स खाली खा रहे हैं तो जाहिर है, जिस तरह आपने बताया कि वो बैलेंस रहेगा, आपने पूरा दिन और कोई फाइबर नहीं लिया और सब्जियां आपने नहीं ली, तो बनाने का तरीका है कि आप उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करें, आप उसके अंदर चिकन ऐड करें, तो एक अच्छा मील आपका प्रिपेयर हो जाता है। बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है, और उन्हीं पैसों में हो जाता है जिसमें आप जो है वो इंस्टेंट नूडल्स हैं, तो कुछ भी चीज आपको जो है वो 150-200 रुपए से कम की नहीं मिलती, इसमें आप आराम से चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही लीस्ट चीज की बता रही हूँ आपके प्राइस। बात ये है कि पेट नहीं भरना, हमने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसे, उसमें बच्चों आप सब्जी बारीक काट दें, एज अ मदर, एज अ पर्सन हु आप आराम से बना लेंगे, वो बहुत हेल्दी भी होगा, वो टेस्टी भी होगा, बच्चे खाएंगे। अच्छा, कमिंग बैक टू द जंक फूड थिंग, आपने जो कि बात की पैकेट के चिप्स और बाकी चीजें, क्या क्या चीजें हैं जो जंक फूड में आती हैं, हमें नहीं पता कि जंक फूड है ये? सबसे पहले तो जो सारे आपके जो प्रोसेस खाने हैं वो जंक फूड है, ठीक है। उसके बाद आपके जितनी पैकेट में चीजें हैं वो जंक फूड है, ऑल प्रोसेस फूड। के पैकेट का मतलब ये नहीं, बहुत चीजें पैकेट इन सेंस जो इंस्टेंट नहीं होता, खोला बना हुआ निकाल के आपने उसमें से खा लिया, ठीक है। उसके अलावा कलर्ड फूड आइटम्स, जितने कलर्ड फूड आइटम्स हैं वो सबसे ज्यादा जंक फूड में जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके आर्टिफिशियल सिरप्स हैं, जूसेस हैं, ये सब आर्टिफिशियल सिरप और उससे बने हुए होते हैं, इसमें कोई आपका फायदा नहीं, ये भी जंक है। आप आराम से चॉकलेट की तरफ में आ रही थी। चॉकलेट जो है, देखो चॉकलेट आपको सोच समझ के बोलिएगा, सोच हमारे पास बात जुड़े हुए हैं। आप चॉकलेट मत कर देना शुएब, आप चॉकलेट खा सकते हैं। अच्छा, जो चॉकलेट वो खा सकते, मैं नहीं खा सकती, चॉकलेट खा सकते हैं, मेरा दिल बाहर आने लगा था, इस तरह की बातें ना किया करें। हम सब चॉकलेट खा सकते हैं, लेकिन आपने देखना है कि वो चॉकलेट की क्या सोर्स है, वो एक 10 रुपए की है या वो एक 100 रुपए की, तो वो सारी चीजें हैं। मैं तो पेरेंट्स से कहती हूँ घर में बना लें, आप घर में भी बड़े आराम से चॉकलेट बना सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आइसक्रीम कितनी होती है फायदा? आइसक्रीम इतनी नुकसानदेह नहीं है, आपको पता है। अंटिल और कैलोरीज कितनी होती हैं एक स्कूप की बात? आइसक्रीम में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, इट हैज शुगर, हां इसमें एम्प्टी कैलोरीज है। हां, एक मिनट, वो जो आजकल शेक में बहुत ज्यादा आइसक्रीम डाल के पी रही हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? देखो शेक ले रही है ना, तो हम उसमें फ्रूट भी डाल रही है, दूध भी डाल रही है, फिर शी इज पुटिंग आइसक्रीम, दैट्स फाइन। और उसके बाद अगर मैं आइसक्रीम ऐड कर रही हूं और अगर मैं उसको एज अ मील ले रही हूं, ना कि ये कि मैं वो खा रही हूं और उसके बाद मैं खाना भी साथ में खा रही हूं, अगर मैं उसको एक मील ले रही हूं एक टाइम का, तो परफेक्टली। लेकिन इसमें डिस्क्लेमर ये है कि सबीन की बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है। सभी अभी लोग ये ना समझे कि हम उसमें रोजाना आइसक्रीम डाल के खा सकते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको नहीं लगता। बिल्कुल, तो आपने अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट देखनी। बात में बच्चों की करनी, मैं बच्ची नहीं हूँ क्या, मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं? ओके, ताज़ा फ्रूट सब्जियां, इनकी तो हमेशा से मैं बात करती हूँ। देखो बच्चियों में भी बड़ी अवेयरनेस है, बड़े बच्चों में भी। आप अपनी अच्छी स्किन चाहते हैं ना, सो आपने कोशिश करनी है जितने आप फ्रेश फ्रूट्स फूड्स नॉट फ्रूट्स, जितने फ्रेश खाने खा सकते हैं आप प्लीज़ वो खाएं। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पहले जो वीनिंग से लेके 5 साल की उम्र में जितना मैक्सिमम आप उनको सब्जियों और फ्रूट्स का टेस्ट दे सकते हैं प्लीज़ दें। उनको आप चबाने की आदत डालें। बहुत से बच्चों को चबाने की आदत नहीं होती तो वो प्रोटीन से दूर चले जाते हैं, उनका मसल मास नहीं बन रहा होता। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने शुरू से देखनी है। आपने देखना आप क्या उन्हें खिला रहे हैं, क्या क्या चीज़ों का एक्सेस उन्हें। अच्छा, जो हम बच्चों को बहुत ज़्यादा पोटैटो की तरफ लेके जाते हैं, वैसे कल आलू का आलमी दिन भी था, अच्छा, तो बहुत ज़्यादा हम जो पोटैटो की तरफ लेके जाते हैं, अच्छा वो बॉइल्ड पोटैटो, वो मैश पोटैटो, वो फ्राइज, तो पोटैटो ठीक है और उसका बनाने का तरीका उससे ख़राब कर रहा है?
अच्छा देखो, फ्रेंच फ्राइज आप घर में, आपको पता है आप ऑयल का इस्तेमाल करें, मैं इसमें बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, दे कैन ईट एंड दे कैन बर्न इट आउट। राइट, और उसमें आप तो एयर फ्रायर भी है, आपके पास मैश पोटैटोज भी हैं, फ्रेंच फ्राइज भी हैं, आपके पास बेक पोटैटो भी हैं, आप उनको किसी और तरीके से भी उनको आलू दे सकते हैं। बट ये पूरा एक कार्ब और वो है, ठीक है। साथ में आपने प्रोटीन का कोई पोर्शन देना है, घर का बना हुआ कबाब हो गया, आलू बन जाता है, डिपेंड करता है, बिकॉज मैं आपको बताती है क्या, आलू इज द स्टार्ची वेजिटेबल, ठीक है। तो स्टार्ची जो भी होगा उसमें आपका, अब तो फूड ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ आप चल रहे होते हैं, ठीक है। तो जो लोग अपना वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं, जिन बच्चों में चाइल्ड ओबेसिटी है, उसमें हम ख्याल करके देते हैं कि अच्छा यार नहीं, क्योंकि इससे क्या हो गया, स्टार्ची और ये वेट गेन की तरफ लेके जाएगा। तो दैट्स द रीजन। खा लो आलू। मैं खा सकता हूँ आलू, वैसे खाता भी हूँ। सबीन भी खा सकती है, नाराज ना हो जाए। मैं खा सकती हूँ, मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जिनको खाना नहीं लगता। इट्स अ गुड थिंग, ये बड़ी ब्लेसिंग होती है। इसलिए मुझे लगता आगे का पता नहीं पड़ा। अभी तक तो नहीं लगा, अभी तक नहीं लगता, ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें तो जंक। तो डॉक्टर साहब, बात ये होती है कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कंप्लीटली उन चीज़ों से, उन खानों से आप दूर हो जाए। तो दाल आपने उनको बनाना किस तरह से, बच्चों के लिए न्यूट्रिशंस किस तरह उस खाने में पूरी करनी है, ये चीज़ सिर्फ मैटर कर रही है। हर चीज़ का नेमुल बदल है ना। अगर हमें कहा गया है कि नलके से पानी नहीं पीना, तो उसके पानी हम पीना छोड़ेंगे तो नहीं ना, बॉईल करेंगे, फिल्टर करेंगे, कुछ ना कुछ तरीके से। इसी तरीके से अगर हमने कहा है कि एक ऐसी चीज़ है जो आप ये ना खाएं, तो उसका नेमुल बदल आपके पास है। हर चीज़ की ये सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, वी जस्ट हैव टू लुक इनटू इट। हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस खानों में पड़ चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा इंस्टेंट खानों में पड़ चुके हैं। वी नीड टू टेक अ यू टर्न, और हमने उस तरफ जाना है। जो चिप्स पैकेट वाले होते हैं, या कैंडीज और बहुत सी और जो चीजी के नाम पे बच्चे लेकर आते हैं दुकान से जाके, तो उसके वो ये कहते हैं चीजी लेने जा रहे हैं, तो समझ नहीं चीजी वर्ड कहाँ से आया। तो ये जो ये वाला जंक फूड है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, देखो अगर बच्चा जो है ना, मैं बार बार कहती हूँ कि उसी के प्राइस डिफरेंस आप देख लो, वही चीज अगर आप रोजाना एक ही ला के दे रहे हो और आपको पता है कि इसकी क्वालिटी कुछ नहीं है, ठीक है, सो यू नो यू कैन रिप्लेस इट। ओके, घर में भी बहुत सी अच्छी चीजें बन सकती हैं, घर में आइसक्रीम भी बन सकती है, घर में लॉलीज, देयर इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एवरीथिंग। आपने सिर्फ वो निकालना है, उस तरह से बनाना है। रोशन बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी। बहुत आम मौजूद जिस पर हम गुफ्तगू करते थे, ब्रेक नहीं है, वक्त खत्म हो गया, दोबारा मुलाकात मंडे को करेंगे। अल्लाह हाफिज।